क्या छोटू साईं जी एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले? आगे देखते क्या होगा। एक जनसंपर्क कार्यालय खुला, वो जनसंपर्क कार्यालय था साईं पार्टी का। उसमें आप भी मौजूद थे सांसद श्रीकांत शिंदे जी के साथ, और 2 दिन बाद वही साईं छोटूराम जी दिखे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की भाजपा की प्रॉपर इलेक्शन रैली में, इलेक्शन सभा में। मुझे तो जरूरत नहीं, मुझे शहर से बहुत प्यार है। पर्सनली मेरा मुद्दा है जो कुछ साल पहले एक चौक पे साईं जी का नाम था, साईं गुरुदास चौक नाम से। अगर अपने घर के गैलरी में वॉक करता हूँ ना रात को, तो मेरे को ऐसा लगता है वहाँ जहर जो डुकटोपियां ऐसे कोई जहरीली ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही है, मैं अंदर भाग जाता हूँ घर पे। हमारे उल्लासनगर के जो छोटे नेता है वो यार शायद ही भूल जाते हैं, वो तो खुद अपने बंगले पे रह रहे, और जो सराउंडिंग में जो छोटे लोग रहते हैं, जो चौल में रहते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। आपका फोटो वायरल कर दिया गया कि ये एक एमआईएम के लीडर सीएम के मंच पे है और प्रदेश अध्यक्ष उनका आशीर्वाद लेगा। साईं वसंत शाह गार्डन का जो वीनस चौक पर है कि साईं जी के नाम पे, वहाँ से साईं जी का नाम हटा दिया गया, और ऐसे कई सारे वो मुद्दे थे। और इसी बीच वहाँ देखा गया कि आप वहाँ पहुंचे और इस दौरान आपने बीजेपी का मफलर भी पहना हुआ था। वसंत शाह दरबार की महिमा क्या है? आप पाकिस्तान अभी हाल ही में आप जाकर भी आए, तो क्या परिस्थिति है वहाँ पर दरबार के श्रद्धालुओं की या हिंदुओं की? उमास की रात, मेले का बहुत ज्यादा महत्व है। ये उमास की रात क्या है? हमारे पितर हमारे घरे उमास वाली रात के दिन धरती के नियर बने। दरबार साहब से जुड़े कई बार कई मुद्दे सामने आ रहे थे, कई वीडियोस सामने आ रही है, तो उन सब को आप कैसे देखते हैं? वो चीजें क्या है? क्योंकि आज हमारा यूथ के पॉप सुनते सुनते कोरियन सीख गया, लेकिन वही अपनी मातृभाषा सिंधी नहीं सीख पाया। तो ये ट्रेंड हम चेंज कैसे करें? साईं छोटूराम साहब जी शादी कब करेंगे? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है पूज्य साईं वसंत शाह दरबार के छोटे नवाब साईं छोटूराम साहब, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज हम उनसे बात करेंगे उल्लासनगर शहर से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर, सिंधी समाज पर, दरबार साहब से जुड़ी आस्था पर, जिए साईं पर, और उन सभी सवालों पर भी जो इन दिनों हर किसी के मन में है, खासकर की उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय साई वर्ल्ड लेजेंड बाय पैराडाइज ग्रुप। साईं जी, आपका स्वागत है। पहले तो कृष्णा जी आपको और सारे आपके व्यूअर्स को, सारे मेरे व्यूअर्स को, सारे शहर को, सारे उल्लासनगर को, सारे विश्व को इस दास की तरफ से जय जय वसंत शाह, जय जय झूलेलाल। साईं जी, बातें तो काफ़ी सारी करनी है, सवाल भी कई सारे हैं, पर सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो पिछले कुछ समय से चर्चाओं का मेन केंद्र बना हुआ है, क्या छोटू साईं जी एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले? स्टार्टिंग में लग रहा है माहौल गर्म होने वाला है। कृष्णा जी, अच्छा सवाल किया आपने। पॉलिटिक्स नॉट माय कप ऑफ टी, पर बोलते हैं ना, किसी गंदगी को साफ करने के लिए इंसान को खुद आगे जाना पड़ता है। मैं एक्टिव होऊंगा नहीं होऊंगा ये कोई आंसर नहीं है मेरे लिए। मेरे को नहीं पता है मैं एक्टिव होऊंगा कि नहीं, पर मैं चाहता हूँ मेरा शहर उल्लासनगर, जिससे मुझे बहुत प्यार है, जिसका मेरे को गर्व है, जो मेरी बॉर्न प्लेस है और जिससे मेरी पहचान है। मेरी पहचान तो मेरे साईं से है, नो डाउट, पर वो साईं वसंत शाह दरबार हिंदुस्तान में कहाँ पे है? प्राचीन दरबार वो उल्लासनगर पे है। तो वो उल्लासनगर जो नाम जुड़ा हुआ है ना हमसे, एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है, जैसे जिसका नाम ही उल्लास है, जो हमको उल्लास करता है। बस मुझे अपने उल्लासनगर से प्यार है। मैं चाहता हूँ मेरा उल्लासनगर सुधरे, फिर किसी भी तरीके से सुधरे। तो उसमें मैं एक्टिव होता हूँ या ना होता हूँ वो एक मुद्दा नहीं है। शायद होता भी हूँ, शायद ना भी होता हूँ, मुझे नहीं पता है। आगे देखते क्या होगा। क्योंकि साईं जी, ये प्रश्न ऐसा भी था क्योंकि हाल ही में महानगर पालिका के चुनाव हुए, तो उसमें आपके जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। बी इट पॉलिटिकल रैली में आप दिखे, बड़े बड़े मंचों पे आप दिखे, तो वहाँ से ये बात शुरू हुई कि साईं जी शायद नगर सेवक के लिए इंटरेस्टेड है। आपको लगता है मैं नगर सेवक के लायक हूँ? शायद नहीं। वो मेरी बोलते हैं ना, मेरे को जहाँ पे साईं ने बख्शा है मैं वहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। कृष्णा जी, मेरे को नहीं लगता मैं नगर सेवक बनूं। बनने के लिए तो साईं की कृपा है, कुछ भी हम बन सकते हैं। मेरे बाबा की, मेरे लाल साईं की, मेरे वसंत शाह की, मेरे साईं गुरुदास की इतनी अपार कृपा है तो कुछ भी बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और सबसे इतना प्यार है, एक नगर सेवक एक पर्टिकुलर पार्टी का बनना, मतलब मैं एक मर्ज हो गया, एक ज्वाइंट हो गया एक ही जने के साथ, दायरे में बन गया। मेरे को दायरा नहीं पसंद है। आज सबसे मुझे
78 कॉर्पोरेटर्स है उल्लासनगर के, और पता नहीं कितने उपचुप नेता थे या है, या उल्लासनगर के 3 एमएलए है, मुझे या हमारा खासदार है, या हमारे बीजेपी के रविंद्र चौहान जी है, या हमारे सीएम जी, इतना मुझसे प्यार है उन सबका, तो मैं एक पार्टी से जुड़ के खुद को बॉन्ड करके एक नगर सेवक बन जाऊं, शायद मुझे ये सही नहीं लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम थोड़ा समय पहले चले तो चुनाव के दौरान एक जनसंपर्क कार्यालय खुला, वो जनसंपर्क कार्यालय था साईं पार्टी का। उसमें आप भी मौजूद थे, सांसद श्रीकांत शिंदे जी के साथ आपने उसकी रिबन काटी, और उस दौरान आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारे 365 दिन काम आते हैं हम उनके साथ बैठे हुए। वहाँ से कुछ मैसेज गया और 2 दिन बाद वही साईं छोटूराम जी दिखे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की भाजपा की प्रॉपर इलेक्शन रैली में, इलेक्शन सभा में। तो वो क्या बात हुई? कृष्णा जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली। 2 दिन पहले मैं अगर साईं पार्टी के किसी ऑफिस की ओपनिंग कर रहा हूँ खासदार जी के साथ, और 2 दिन के बाद मैं सीएम जी के साथ उनकी मंच शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये चीज़ देखो, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फेम की नीड नहीं है, ना ही मुझे भाई मुख्य की पार्टी खपे या माउंटेन का जुड़ा, ऐसा तो मुझे नहीं है। मुझे शहर से बहुत प्यार है, मेरे को लगता है ना ये मेरे शहर के लिए कुछ करेगा, मैं उसके साथ जाके रुक जाता हूँ। मेरे को नहीं पसंद है मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूँ और वो मेरे से मिलने आए। मुझे ऐसे पसंद है जो मेरे शहर से बहुत प्यार करता है, वो मेरा खास है। तो मैंने वहाँ पे वर्ड बोले, जेको 365 दी मुसा करा, जो 365 दिन मेरे साथ है, तब मैं जिन दोनों के साथ रुका था वो 365 दिन मेरे साथ है आज भी। तो आप उनके मंच पर भी गए, उनके ऑफिस में भी गए, उस दौरान कुछ आपके मुद्दे थे पर्टिकुलर जिसको लेकर आपको इस प्रकार पॉलिटिक्स की तरफ भी आपका रुख देखने को मिला? बिल्कुल मुद्दा है, मैंने फिर से कहूँगा, हमारे शहर के हित के लिए पानी, रोड्स, ट्रैफिक, डंपिंग ग्राउंड, और सबसे बड़ा मुद्दा तो डंपिंग ग्राउंड ही है, पर उससे बड़ा मुद्दा है मेरे लिए पर्सनली मेरा मुद्दा है जो कुछ साल पहले एक चौक पे साईं जी का नाम था, साईं गुरमुखदास चौक नाम से। पता नहीं किस कारण की वजह से, मुझे वो चौक की ज़्यादा डिटेल नहीं थी और नहीं है अभी भी, किस कारण की वजह से वहाँ पे माननीय दिग्विजय साहब जी का चौक का नाम वहाँ पे सेट कर दिया। अभी मेरे लिए तो वो भी मायने रखते हैं, क्योंकि दिग्विजय साहब ने महाराष्ट्र के लिए, थाना जिले के लिए बहुत ही कुछ किया। मैं वो चीज़ को नकारता नहीं हूँ, पर मेरे लिए तो जो है ना, बेटा हमेशा बाप का होता है, तो मेरे लिए मेरे साईं जी का चौक वहाँ पे था। अभी वो चीज़ भी एक मुद्दा था, वो चीज़ मैंने खासदार जी से भी बात की है और सीएम साहब से भी बात की है। मेरे लिए मुद्दा सिर्फ एक नहीं था, मेरे लिए सबसे पहले मुद्दा था उल्लासनगर, उसके बाद मुद्दा था उल्लासनगर की ट्रैफिक, उसके बाद मुद्दा था उल्लासनगर का पानी, डेवलपमेंट, डंपिंग ग्राउंड, फिर ये लास्ट में नेताजी चौक। ये मुद्दा था, तो मैं जब भी थोड़ा एक्टिव हो गया पॉलिटिक्स में। साईं जी, अगर एक एक करके इसको हम देखने जाए तो डंपिंग ग्राउंड के बारे में हम बात करते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि हमारे महान संत स्वामी देव प्रकाश महाराज जी, उन्हें अपने ही शहर, जिस शहर को संतों की कृपा से जो शहर चल रहा है, उसी शहर में उन्हें आने से मना कर दिया गया है ड्यू टू पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन का कारण वो डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाला जहरीला धुआं। आपका साईं वसंत शाह दरबार वहाँ पर है, आप रहते वहाँ पर है, डंपिंग ग्राउंड से आप किस प्रकार पीड़ित है? कृष्णा जी, देखो, दरबार वसंत शाह दरबार उल्लासनगर 5, थोड़ा ही आगे आप पहले आओगे चालिया साहब मंदिर, थोड़ा ही आप पीछे जाओगे स्वामी शांति प्रकाश आश्रम। जैसे आप बता रहे, ये हमारा मुद्दा कितने टाइम से चल रहा है डंपिंग ग्राउंड का, करीबन 8-10 सालों से। मैंने मुद्दा पॉलिटिक्स के टाइम पे उठाया था, जब इलेक्शन थी उल्लासनगर की, वो टाइम पे ये मुद्दा उठाया था, और ये मैंने मुद्दा वो टाइम पे उनको बोला था, नेताओं को, बड़े नेताओं को। सामने आपके एक नेगेटिव रिजल्ट आ रही है, हमारे पूजनीय साईं देव प्रकाश जी। देखो, ये मुद्दा अभी पूरे शहर को पता चल गया, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी था ये आज। इतने बड़े संत और उन्हें अपने घर पे आने के लिए डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। सोचो हम कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कृष्णा। मैं अगर अपने घर के गैलरी में वॉक करता हूँ ना रात को, तो मेरे को ऐसे लगता है वहाँ जहर जो टोपियां, ऐसे कोई जहरीली ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही हो, मैं अंदर भाग जाता हूँ घर पे घूमने। मतलब हम जीना हराम है हमारे लिए। तो सोचो, हम जैसे हमें साईं ने कहाँ पे बैठाया है, हमारे लिए अगर जीना हराम है। और डंपिंग ग्राउंड से मेरे को लगता है हम लोग करीबन आधा किलोमीटर दूर है,
तो सोचो जो डंपिंग ग्राउंड के नियर बाय में लोग रहते रहेंगे, उनका क्या हाल होता होगा। वो भी इंसान है। हमारे उल्लासनगर के जो छोटे नेता है वो शायद ही भूल जाते हैं, वो तो खुद अपने बंगले पे रह रहे, उन्हें तो अपने ताम साईं ने बख्शे हैं, गाड़ियां, बंगले, एसी, सब कुछ है। पर जो सराउंडिंग में जो छोटे लोग रहते हैं, जो चौल में रहते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, उनका दर्द कौन सुनेगा कृष्णा? मेरे को आप बताइए। या तो भगवान को उतरना पड़ेगा, पर आजकल का ये इतना कलयुग चल रहा है, हम संतों को शहर छोड़ के भागना पड़ रहा है। आप देखोगे उल्लासनगर के काफी लोग, क्योंकि डेवलपमेंट्स नहीं है हमारे उल्लासनगर में, हम 5 नंबर 4 नंबर वाले लोग अमरनाथ चले गए, नेताजी एरिया सराउंडिंग पूरी अमरनाथ चले गई है। 1-2 नंबर से आप आओगे तो सब कल्याण, वरप, ये साइड चले गए। हमारा उल्लासनगर बचेगा क्या? आज रहने के लिए उल्लासनगर में कुछ बचा ही नहीं, नहीं कुछ डेवलपमेंट्स है, नहीं गार्डन्स है, नहीं कोई एक्टिविटीज है। आप आओ, अच्छा दरबार में तो कई लोग आते हैं कृष्ण, दुनिया भर से लोग आते हैं हर मास के मेले पे। आके क्या कहेंगे, साईं केरे शहर में तो रहे, कौन से शहर में साईं रहता है? मतलब उस पे हमारा नाम नहीं खराब हो रहा है, हमारे शहर का नाम खराब हो रहा है, और हमें तकलीफ होती है। मैंने क्या बोला, मुझे मेरे शहर से बहुत प्यार है। मेरे को कोई बोल देगा ना साईं यहाँ से चलो आप दुबई शिफ्ट हो जाते हैं या XYZ किसी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, उत्ते वसंत शाह दरबार थोड़ी ना होगी, उधर मेरी रूह थोड़ी ना होगी। तो कैसे आम इंसान तो शिफ्ट हो जाएगा? अभी बाबा साईं देवी प्रकाश जी कैसे शिफ्ट होंगे, मेरे को बताइए। उनका मन भक्तों के पीछे कितना रोता होगा। तो ये मुद्दे ही है, और कुछ खास मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं मेरा शहर बहुत सुंदर बना के दीजिए। उसके लिए मेरे से आप जो काम ले सकते हो, मैं अपने बड़े नेताओं को कह रहा हूं, मेरे से आप जो काम लेते हो, लिया भी है, मेरे से काम लिया भी है, मेरे से इससे ज्यादा और कुछ काम लेना भी ले सकते हो, और मेरे शहर को एक सुंदर साफ सुथरा बना के दीजिए। काम लिया है, मैं कुछ आप बताना चाहेंगे कैसा? आपके सामने है बीजेपी, मेरी श्रीकांत सिद्धे के साथ बहुत अच्छी प्रीत है, बहुत अच्छी प्रीत है। मैंने फिर से क्या कहा, मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं अपने शहर के मुद्दे के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे जैसे सीएम साहब का पर्सनल फोन आया, जो आपने मंच की बात की मुझे उनका पर्सनल फोन आया, रवि चौहान साहब जी का पर्सनल फोन आया मंच के लिए। मैं ये मुद्दे पे ही उनके साथ जाके बैठा मंच पे, नहीं तो मुझे किसी पॉलिटिकल मंच पे बैठना नहीं चाहिए एज पर मेरी पोजीशन। पर मैंने ये मुद्दा बात किया, ये डिस्कशंस की वजह से मैं वहाँ पे जाके बैठा, मुझे खराब नहीं लगा, क्योंकि देखो ना, मेरा शहर अगर कहाँ पे सुधर रहा है तो मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे मंच पे जाने के बाद जैसे ये चर्चाएं शुरू हुई, जैसे बीजेपी ने का प्रचार हुआ, मेरे को लगता है 9 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी बीजेपी की, कुछ 10, 15, 16, 20 के अंदर सीट्स थी। आज आपके सामने बीजेपी की 37 सीट्स थी। तो कहाँ ना कहाँ पे मुझे ऐसे लगा, सिंधियत में वसंत शाह दरबार जे चक्कर नाले जे लाए और मुझो नालो वो हलो, किसी जिसका जैन जी को मेरे से प्यार है। तो आज लोगों ने देखा साईं जी की वजह से, साईं जी बीजेपी में उनके साथ रुके हैं, तो शायद हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है, अपने लिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसे फील हुआ, क्योंकि मुझे ये क्या फील हुआ, जो 9 साल पहले 16 सीट 17 सीट पे सीमित जो कंपनी थी, आज वो कंपनी डबल से ज्यादा हो गई। तब बीजेपी और टीम ओमी कालानी साथ थे, तो तब टोटल 32 सीट्स थी, पर उसमें कालानी भी साथ थे और बीजेपी भी। इस बार बीजेपी अकेली थी। मैं बीजेपी अकेले की बात कर रहा था। यस बिल्कुल, आज 16 से 37 होना डबल से ऑलमोस्ट ज्यादा होना होता है, पर ठीक है, बहुत जनों की मेहनत है। मैं नहीं कहूंगा मेरी मेहनत थी, मेरी मेहनत जीरो थी, मेरा फेस था, साईं जी का फेस था। साईं मतलब एक बोलते हैं ना, उल्लासनगर मतलब केंजी नगरी, संतन जी नगरी, तो वहां से कोई ना कोई अगर सत्ता आ जा रहा है तो पब्लिक क्या बोलती है, यार असांजा साईं हुते आहिनि, तो असांखे उन साईं जे राह ते हलणु खपे। तब मुझे ऐसा लगा ये शायद चीज यूज हुई, क्योंकि ये हकीकत भी है, क्योंकि कैंप 4-5 में ऐसे कई पैनल थे जो शिवसेना के पारंपरिक घर रहे हैं, आज उनमें बीजेपी एक तरफा आ गई। जिस परिसर में दरबार है या जो भी अन्य परिसर है, आपको तो कैंप 1 से 5 हो, अंबरनाथ तो आपके चाहने वाले हर जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साईं जी का उस मंच पे प्रेजेंट होना वो झलका। देखो ये सोच के मैं इस मंच पे नहीं चला था कृष्णा जी, जो सीएम साहब की मंच पे मैं चला था, ये सोच के बिल्कुल नहीं चला था ये मेरा चेहरा इतना चल जाएगा, और ये मैं तो मुद्दे के लिए चला था। मेरा तो अब भी मुद्दा वही है, और मैं अभी भी अपने शहर के महापौर, उप महापौर, कमिश्नर या हमारे शहर के खासदार, आमदार, सबके लिए, या जो 78 कॉर्पोरेटर्स है, सबको एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ,
प्लीज़ आप चुन के आए, पब्लिक ने आपको चुना है, तो आप शहर के हित के लिए बहुत कुछ करिए, क्योंकि एक बार इंसान का विश्वास टूटता है ना कृष्णा जी, फिर वो जल्दी से नहीं जुड़ता है। आप लोगों के ऊपर पब्लिक ने, संगत ने विश्वास रख के आपको जिताया है, फिर जो भी पार्टी से आप जीते हो, अगर आप अपने परिसर में काम करना स्टार्ट करोगे, तब बोलते हैं ना बूंद बूंद तालाब बनता है, तो आप एटलीस्ट अपने आप परिसर में स्टार्ट करो, फिर पैनल में स्टार्ट होगा, वो पैनल से लेकर दूसरे पैनलों में तक काम जाएगा, तो ऐसे आस्ते आस्ते हमारा शहर शायद सुधर जाएगा। ये रिक्वेस्ट है सभी कॉर्पोरेटर से, महापौर से, उप महापौर से, कमिश्नर जी से, खासदार जी से और हमारे शहर के वरिष्ठों से। तो साईं जी, पॉलिटिक्स हमारे किस स्तर पे पहुंच चुकी है उसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब आप सीएम सर के स्टेज पर थे और हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है वो आपसे जिस प्रकार रिस्पेक्टफुली मिलते हैं वो आपसे पैर पड़ के मिल रहे थे। आपका फोटो वायरल कर दिया गया कि ये एक एमआईएम के लीडर सीएम के मंच पे है और प्रदेश अध्यक्ष उनका आशीर्वाद ले रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? कृष्णा जी देखो, ये तो उनका बड़प्पन है कि चाहे रविंद्र चौहान साहब हो या हमारे सीएम साहब हो, उनको पता है हमारा धर्म क्या है। हम सनातनी है, हमारा सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म में अपने पूजनियों को, गुरुओं को, संतों को क्या रेस्पेक्ट, कैसे रेस्पेक्ट देनी है, अपने बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट देनी है, ये उनमें फूट फूट के भरा हुआ है। छवि आज इतनी महाराष्ट्र के अध्यक्ष और वो इतनी बड़ी मंच में अपनी एज से छोटे से, मैं उनकी एज से बहुत छोटा हूँ, पाँव पड़ के मिल रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गद्दी क्या है, वसंत शाह दरबार क्या है, आस्थान क्या है, तो वो रेस्पेक्ट रख के मुझसे पाँव पड़ के मिल रहे। पर देखो ना, सोशल मीडिया चीज या पॉलिटिकल चीज को हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। सोशल मीडिया हम एक अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं और सोशल मीडिया हम ऐसे गोल गोल घुमा के भी यूज कर सकते हैं। सेम पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है जिस चीज के लिए, पॉलिटिक्स किस चीज के लिए? सुधार करने के लिए। और हम पॉलिटिक्स को कैसे घुमा 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 के जो देख रहे, आपने वही चीज देखी जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। उस दिन मंच पे वही चीज हुई। उन्होंने कहाँ पे जोर दिया मुझे और है क्या, जिसको पता है। आज उस पे आप देखोगे ना कृष्णा जी, वो मैं भी वो बैठ के रील देखता था कभी उन दिनों पे, तो उस पे मैं कमेंट्स पढ़ता था, तो जो दरबार से जुड़ा भी नहीं हुआ है, जो सिंधी भी नहीं है, नॉन सिंधी लोग, इतनी कम्युनिटीज नॉन सिंधियों की, मैं उनके मैसेज देखता था तो वो भी लिखते थे भाई एमआईएम के ये मुस्लिम नहीं है, ये हमारे हिंदुओं के गुरु है, ये सिंधियों के गुरु है। ऐसे उनके कमेंट्स में मैसेज होते थे, तो मुझे खुशी होती थी भाई चलो किसने नेगेटिव मैसेज तो डाला, मूर्ख ने, पर जिस इतने जो चाहने वाले जितने कमेंट्स अभी जो मुझसे कभी आज तक मिले नहीं है, जिन्होंने मुझे आज तक कभी देखा नहीं है, और वो आज मेरे लिए कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी ये वीडियो देख के। अच्छा, यानी वो दुख और खुशी एक साथ का। देखो मुझे दुख नहीं होता है कृष्णा, दुख को केरी गाल देकर किस चीज पे दुख करे? जो मूर्ख है उन मूर्खों को हम कुछ नहीं कर सकते। उसने अपनी मूर्खबंदी दिखा दी, पर वो उसकी मूर्खबंदी के आगे सब लोगों ने जो आईना दिखाया ना, मुझे वो बात की बहुत खुशी है। साईं जी, इसी बीच एक और मुद्दा था जो काफ़ी सुर्खियों में था, सोशल मीडिया पे भी वो छाया रहा, वो था साईं वसंत शाह गार्डन का जो वीनस चौक पर है, कि साईं जी के नाम पे वहाँ से साईं जी का नाम हटा दिया गया, और ऐसे कई सारे वो मुद्दे थे। और इसी बीच वहाँ देखा गया कि आप वहाँ पहुँचे और इस दौरान आपने बीजेपी का मफलर भी पहना हुआ था। वो क्या, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो कृष्णा जी, जो मुद्दा था 15-20 साल पहले वो गार्डन बना था, मुझे पता नहीं था, मैं उसके ओपनिंग पे भी नहीं गया था। मैं शहर से बाहर था उस दिन में, मेरे को इन्वाइटेड था अमर जी का, मगर मैं शहर में नहीं था। तो हमारे बड़े बाबा जी गए थे, सही परमानंद जी गए थे, उनके हाथ से वो मुहूर्त हुआ था। हाँ, उससे पहले हम बचपन में देखते थे, क्योंकि मैं न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हुआ था, हम बचपन में देखते थे वहाँ पे इन्फोसिस के कुछ हाथ गाड़ियाँ लगती थी। मुझे ऐसे बताया गया ये हार्ड गाड़ी हटा के वहाँ पे साईं जी का गार्डन बनाया है। फिर ऐसे पता चला वो कालानी सोसाइटी का प्रेमिसेस में आता है। बहुत सारे मुद्दे सुने, बहुत सारे मुद्दे सुने, पता नहीं क्या था, किसकी गलती है, मैं किसी की गलती नहीं निकालूंगा। उसमें बिल्डर की गलती है, किसी नेता की गलती है, या जिसने ये मुद्दा उठाया उसकी गलती है। मैं कौन होता हूँ किसकी गलती निकालने वाला?
मेरा मुद्दा तो एक ही है, साईं वसंत शाह। आज की डेट में आप वहाँ पे जाइए, बहुत सुनहरे अक्षरों में साईं वसंत शाह बंगलो एरिया और वहाँ पे ऐसे फाउंटेन बना हुआ है। बस मुझे वो देख के खुशी होती है। मुझे बोला क्या साईं यही है, मुझे एक्चुअली वहाँ पे मुहूर्त के लिए नहीं मंगाया गया था। उस दिन अमर जी की रैली थी। अमर जी से मेरा बहुत प्यार है, हमारे डिप्टी मेयर जी से। अमर लुंडी जी की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मेरा उससे बहुत प्यार है। वो मेरे समझो घर का भाती है, मेरे मतलब मेरा छोटा भाई भी आप समझ के चलो ऐसा है। उसका मन था मैं रैली में आऊँ, मैंने उसे कमेंट की थी मैं पक्का आऊँगा 2 मिनट के लिए। मैं गया, जब मैं पहुंचा तो कुदरती वो रैली वहाँ पे पहुंची हुई। तो मुझे दिखाया साईं ऐसे अभी ये हम लोग ने गार्डन अभी ऐसे ये टाइप का ऐसे फाउंटेन बना दिया है। तो मुझे देख के बहुत वो टाइम में खुशी हो रही थी। हाँ, बाकी मफलर की बात आप जैसे कर रहे हो, हमारे लाडले शहर के हमारे आमदार जी वहाँ पे ही मौजूद थे मेरे साथ। वो भी वो गार्डन देख के पता नहीं क्यों या मेरे को देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे, तो सीधा उन्होंने मुझे बीजेपी का मफलर डाल दिया। ये कुमार ईरानी जी की बात हो रही है जी। मुझे सीधा ऐसे मफलर डाल दिया। मैंने क्या बोला, मैं शरणार्थी हूँ, जो मेरे शहर के हित के लिए अच्छा है मैं उसके लिए डरता नहीं, मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो मुझे रेस्पेक्ट है सनातन धर्म की। वो जो मफलर का कलर है आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर। तो सनातन धर्म का कलर है भगवा कलर। मैं वो टाइम पे वो उतार नहीं सकता था, क्योंकि वो डिसरेस्पेक्ट करना मुझे मेरे बड़ों ने सिखाई नहीं है। मुझे नहीं पता था इतनी मीडिया खड़ी है और वो मीडिया पे इतनी वो चर्चाएं हो जाएगी। बस मैंने वो मफलर की, सनातन धर्म की या वो कमल के फूल की रेस्पेक्ट रख के मैंने उतारी नहीं। तब वो जब तक इतनी वायरल हो गई चीज, इसका मतलब ऐसे नहीं मैं किसी पार्टी में आ गया। ये मुद्दा आपका पॉलिटिक्स से जुड़ने का हम थोड़ा ज़्यादा इसको खींच रहे क्योंकि लोगों के सवाल ही इतने हैं। उस समय पे एक चर्चा ऐसे भी थी कि साईं जी भी नामांकन भरने जा रहे हैं। अभी आपने जैसे बोला कि नगर सेवक मैं नहीं बनना चाहता हूँ, पर उस समय चर्चा काफ़ी जोरों पे थी कि साईं जी नगर सेवक के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। बिल्कुल। कृष्णा जी, वसंत शाह दरबार से ये पॉलिटिक्स उल्लासनगर पार्टी काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है। जब भी इलेक्शन आती है ना, ये चीज़ की उफान होती है, ये भरेगा फॉर्म, ये भरेगा फॉर्म। क्योंकि एक बार हमारे दरबार के रुके भी थे। पर ऐसा नहीं है जो एक बार रुके और हम पॉलिटिक्स में घुस गए। देखो वो भी रुके रहेंगे, मुझे नहीं पता किस मुद्दे पे रुके थे। मैंने क्या बोला, मेरा मुद्दा तो एक सरल है, शहर की साफ सफाई, शहर को अच्छा करना। चर्चा बहुत चली, मैं रुकूंगा। मुझे फोन कॉल भी बहुत है, मैं रुकूंगा। मुझे बोला भी बहुत गया सभी पार्टियों की तरफ से। मैं, आप मेरे से पूछोगे अभी कौन सी पार्टी, तो मैं पहले इसके लिए बोल देता हूँ, सभी पार्टियों की तरफ से, सभी ए से लेकर जेड तक सभी पार्टियों के की मेरे को फोन कॉल्स आई, आप हमारे पैनल में आइए, आप हमारे पैनल में हमारे साथ रुकिए। पर मैंने ना किसी को नहीं बोला, मैंने हाँ किसी को भी नहीं बोला। मेरा नेचर है ना किसी को नहीं बोलूं, पर आश्रय में किसी को नहीं रखूं। मेरे पास जो भी है मैंने उसे क्लियर वर्ड्स में बोला, हाँ ठीक है देखेंगे। पर मुझे जब भी रुकना ही नहीं है, जब भी मुझे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में रुकना ही नहीं, तो फिर मैं क्यों ये चीज़ों पे इतना ध्यान दूं। मैं तो शायद उस दिन वो पीरियड में मैं पाकिस्तान की था। आप तो बोलते हो फॉर्म भरने की बात, वो टाइम पे मैंने इतनी सुनी थी, मैं सडनली किसी रीजन से पाकिस्तान यात्रा पे गया था, सिंध यात्रा पे गया था। सडनली वहां से मैं वापस आ गया। मेरा आने का प्लान था 1 वीक के बाद, पर मैं 1 वीक बिफोर आ गया। तो मेरे आने पे इतनी चर्चा हो गई, साईं कल फॉर्म भरेंगे, इसके लिए पाकिस्तान से वापस आ गए। ये भी चर्चाएं बहुत चली, पर ये वो चीज नहीं थी। मैं आज क्लियर करता हूँ आपके माध्यम से। मैं अपने पर्सनल रीजन से सिंधु यात्रा आदि में से आ गया, क्योंकि फिर मेरे को पता था मेरे को 1-2 महीना रख के फिर से मेरे को जाना है। और सेम ये बार मैं जा रहा हूँ वापस से पाकिस्तान सिंधु यात्रा के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरी रूह है। अप्रैल मंथ में मैं फिर से जाऊँगा रोहित साहब दीदार करने। बाकी ये मुद्दा कोई पॉलिटिकल नहीं था जो मैं वापस आया वहाँ से। कैंप 5 में अभी जिस प्रकार से, या पहले हम बात करते हैं मुद्दों की, कि आप जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो या जीए साईं चौक का मुद्दा हो, तो उसके कारण आप थोड़ा बहुत आपका एक्टिव पॉलिटिक्स में आपने कदम, यानी आप उनके पास पहुंचे, आप उनके मंचों पे पहुंचे, तो उसको लेकर कोई आश्वासन मिला है? जीए साईं चौक के लेकर आपकी मांग क्या है? कृष्णा जी, मेरी मांग तो सरल सी मांग है। मैं नहीं कहूँगा किसी का नाम हटा के मेरे साईं का नाम लिखिए, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा वो मैं, क्योंकि मेरा नेचर यही है। या हमारे साईं हमें यही सिखाते थे, बेटा किसको जो ना कहीं लांगे कर गया नगद, हम सिद्धि में से कहा होता है, किसको लांग के आगे नहीं जाओ।
मैं किसको नाम के आगे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मेरे लिए वो भी मायने रखते, उनका भी नाम हो चौक पे, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जगे साहब जी का भी बहुत बड़ा कार्य किया हुआ था। पर देखो मेरे साईं का नाम अगर पास, मैं इससे बहुत खिलाफ हूँ, किसी चौक पे मेरे साईं का नाम रख दो या किसी चौक में मेरे साईं की मूर्ति रख दो, रखना बहुत ईजी है कृष्णा जी, उसको मेंटेन करना। आज मेरे साईं का नाम कहाँ पे लिखा हुआ हो और आपको पता है रोड पे कोई कोसा गर्दुला बैठता है या कोई जनावर आके बैठ गए, तो वो चीज मेंटेन कौन करेगा? मैं तो एक आदमी समझो रख भी दिया, बाबा तो के चौक पे ध्यान देना, वो इंसान कितनी देर बैठेगा, साफ सफाई करके वापस चले जाएगा, पूरा दिन उसको देखभाल कौन करेगा? देखो हम अपने साईं का नाम जहाँ पे जोड़ते हैं, देखो ना कृष्णा, एक वर्ड हम बोलते हैं हमेशा, जी साईं ने बोला था, हम बोलते रहते हैं, रख लो ये वर्ड, वो वर्ड में कितना पावर है, वो बोलने से ही हमारे काम हो जाते हैं। रख रहे वाले थे, बोलने से ही हमारा अगर काम हो रहा है, तो हम लोग वहां पे साईं का नाम लिख रहे हैं, साईं गुरुदास चौक, तब वो चौक को हमारा अस्तित्व मतलब हमारा काम कितना है हम उसको मेंटेन करें, हमारी जवाबदारी कितनी है उसको मेंटेन करते हैं। मैं ये चीजों से सब खिलाफ था, पर किसी 10-15 साल पहले किसी कॉर्पोरेटर ने, हमारे बच्चे ने वो पास करवा दिया था म्यूनसिपालिटी से, अभी वो चीज का पास की हुई चीज और वहां पे नाम नहीं लिख रहे हैं, तो मुझे वो दुख होता है। तो ठीक है, जो चीज मिली हुई है, जो मेरी है वो मेरी है, मैं कहूँगा जो चीज मेरी नहीं वो मेरी नहीं है। तो उस पे साईं जी का चौक का नाम पास किया हुआ था, तो मैं वही मांग की, क्योंकि देखो मेरी आस्था ना बहुत सीधी है, मुझे पता है माचो ना देखो मोड़ो सो जुड़ो, आगे बढ़ो, वो चीज पे अटको नहीं, ये एक मुद्दे को लेके अटको नहीं, पर लोगों की आस्था, जो जिये साईं से जुड़े हुए उनकी आस्था, बस उनकी आस्था को देख के मेरे को लोग कहते हैं सही यहाँ पे होना चाहिए, जो था पास किया हुआ था। देखो नहीं हम बोलते थे चौक है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था, और हम तो सबको पता है सही खिलाफ है ये चीजों से, पर अभी वो चीज को नाम दिया गया और उस पर वो चीज नहीं मिले तो लोगों की आस्था होती है। तो बस वो आस्थाओं को देख के मैंने वो डिमांड की साईं जी का चौक हो। मैं तो साहब जी से, सबसे जो जो बड़े पॉलिटिशियन से सबसे मैंने बोल दिया है, वहाँ पे देगे जी का भी चौक रहेगा, वहाँ पे हमारे साईं जी का भी चौक रहेगा। फिर वो आपस में बैठ के डिस्कस करके हम लोग सेट करेंगे कैसे हम लोग को सेट कर रहे हैं चौक को। रूपरेखा, इतना बड़ा चौक है नेताजी, आपने देखा है नेताजी चौक, इतना बड़ा चौक है, तो उस पे दो नाम आना कोई बड़ी चीज नहीं, वो हो जाएगा। और मुझे पक्का विश्वास है हमारे वरिष्ठ नेता, मुझे फिर से उनको बोलने की नीड नहीं पड़ेगी, वो खुद ही लग जाएंगे। क्योंकि कैंप नंबर 5 में जिस प्रकार जादू तो देखने में आया ही है, और दरबार से जुड़े भी कई जो नगर सेवक है वो अब सदन में हैं, तो कोई टाइम लिमिट कुछ इस बारे में हुई है कि इतने समय में ये जो आपके मुद्दे, डंपिंग ग्राउंड हो, शहर की डेवलपमेंट शुरू कब हो जाएगी? अब तक तो सिर्फ दौरे चालू है, पर कोई ठोस जो है निर्णय हुआ नहीं है। इस पर मैं बैठूंगा बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ फिर से, शहर की डेवलपमेंट के लिए, डंपिंग ग्राउंड के लिए। डंपिंग ग्राउंड की जैसे आपने देखा जीबी में तो चर्चा चली, आपने न्यूज़ डाली स्वामी शांति टुकार जी की, जो हमारे टोनी साई ने लिया वो मुद्दा। मैं सब वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठूंगा अभी जल्द, खास करके शहर के मुद्दे को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, डंपिंग ग्राउंड को लेकर। चौक तो बन जाएगा, कोई मुझे नहीं लगता अभी ये कोई बड़ी डील है चौक बनना। चौक का तो अभी मेरे को ऐसे लगता है वो नेताओं का काम है जल्दी बनाना, उस पर अभी मेरा काम नहीं है। मैंने बोल दी हुई चीज, मेरे को पता है वो लोग फुलफिल कैसे करते हैं। बाकी बचा डंपिंग ग्राउंड, शहर के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है, शहर को बहुत अच्छे से गार्डन्स देने हैं, बहुत चीजें हैं, आस्ते आस्ते मिलकर सब करेंगे। मेरा काम है उनको रखना, क्योंकि देखो मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मेरा काम सिर्फ उनको बोलना है, उनको करेंगे, मुझे विश्वास है इन पे सब करेंगे। क्योंकि साहिल, बीच में एक चर्चा ऐसे भी थी कि उल्लासनगर हो या अंबरनाथ हो, आपके चाहने वाले हर जगह है, तो ऐसा भी एक चर्चा थी कि साईं जी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है कि साईं जी खुद हमें मैदान में दिखाई दे, या कोई पार्टी साईं जी नहीं बनाए। ये चर्चा कितनी सही है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, चर्चा तो होती रहती है, और लोगों को ना एक गॉसिपिंग में ही मजा आता है, तो चर्चाएं बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चाएं चलती रहे। बहुत टाइम है, 2026 में हम चल रहे कृष्णा जी, 29 में ये चीजों की आप बात करो, 3 साल के बाद किसने देखा है क्या होने वाला है? मुझे कल का नहीं पता है, 3 साल के बाद क्या होगा मेरे साईं को पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। साईं जी, ये तो हो गया शहर और शहर की पॉलिटिक्स।
अब दरबार साहब के बारे में भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। ऐसे तो सब दरबार साहब से जुड़े भी हुए और जानते भी है, पर कुछ ऐसे सवाल है कि साईं वसंत शाह, पूज्य साईं वसंत शाह साहब और वसंत शाह दरबार की महिमा क्या है? मैं आपको कृष्णा जी बताऊं, पूज्य साईं वसंत गोड दातार जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में त्याग दिया। उनका मुद्दा ही एक था सेवा। बचपन से जैसे उनकी बॉर्न हुई, जब से सिर्फ और सिर्फ आशा उत्तर की सेवा करते थे। और मैं आपसे क्लियर करूं, आशा उत्तर क्या, हम बोलते हैं वसंत शाह दरबार, और हम बात कर रहे हैं साईं वसंत शाह के लिए, तो अपनी दरबार तो कोई भी नहीं बनाएगा। तो जो ये आस्थान था, ये आस्थान का नाम था आशा उत्तर। आशा उत्तर क्या होता है? आशा उत्तर हम किसे कहते हैं? आशा उत्तर को आप डिस्क्राइब करोगे ना, उसका मतलब है आंसू पूरी कंदर दर, इच्छाएं पूरी करने वाली दरबार, आस्थान। उसका नाम ही आशा उत्तर पड़ा। वो आस्थान को बोलते, इतना लकब मिला हुआ था। आज भी जहाँ पे रोडी दरबार है सिंध में, पाकिस्तान में, वो आस्थान आज भी इतना प्राचीन है ना कृष्णा, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे बाल देखो हाथों के हिल रहे हैं। आज भी वहां पे जाता हूँ मैं, जब भी मैं, मेरे साथ सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं, मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूँ, यहाँ पे मस्ती करने से पहले, जबान से कुछ निकालने से पहले 10 बार सोचो। 10 बार सोचो। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही जब है आंसू पूरी कंदर दर। अगर आपने वहां पे कुछ बोल दिया, हो गया, कंफर्म हो गया। ऐसा वो आस्थान है, ऐसा वो दर है। साईं वसंत शाह दरबार जिसे हम आज कहते हैं, वो आशा उत्तर है। साईं वसंत शाह सेवाओं जो घर पाण, बताते इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी। उनकी बच्ची की शादी थी, जब भी उनके लिए पूजा सामग्री के लिए भी सामान नहीं था, पर इतनी अमीरी थी, इतनी अमीरी थी, पूरा मोहल्ला ही अपना था, पूरा शहर ही अपना था। रोड़ी के राजा थे, जिस रोड़ी में 1.25 लाख पीर फकीर रहते हैं। कितने? 1.25 लाख। आज हमारा उल्लासनगर 13 किलोमीटर से सराउंडिंग है जी। रोड़ी शरीफ आज भी सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर से सराउंडिंग में। ओके। मतलब सोचो, इंटू हमारा उल्लासनगर इंटू 4 है, थोड़ा हाँ। 4 से ज्यादा ही। उसमें 1.25 लाख पीर फकीर रहते हैं। पीर फकीर मतलब संत महात्माओं, बड़े समझो आपके पीर फकीर। और उनके राजा साईं वसंत शाह थे। मतलब राजा भी है पर फकीर भी है हमारे वसंत गोड। हमारे वसंत गोड वो है जो बोलो वो दिया। क्या था आज वो इतने पीर फकीरों के राजा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल, पहना क्या हुआ है धोती और जनेऊ। और मुझे बताते बड़े, जो मैं पाकिस्तान जाता तो उनके बड़े उनको बताते थे, आज वो बड़े मुझे बताते भाई साईं के समझो दाढ़ी में, समझो जो ना जुआ, जुआ सिंधी में हम जुआ बोलते, जो जुआ भी पड़ जाती थी तो समझो ऐसे गिरती थी, या समझो ऐसे कोई जीव वैसे दाढ़ी हो गई, क्योंकि बड़ी दाढ़ी हो गई थी, मेंटेन नहीं थी। वो फकीर थे, वो पता नहीं कब नहाते थे, क्या करते थे, मुझे पता नहीं। वो कोई जीव जना समझो ऐसे गिर भी गया तो उसको ऐसे ख्याल से लेके उसको बोलते थे हेटे के जे पैरन में किरी कोनी है, मरी वे नहीं है, इतने बली बेटियां फिर ऐसे रख देते थे। ऐसे बड़े पीर थे और अपने दरबार की खुद सेवा करते थे। खुद झाड़ू पहनना, खुद सफाइयां करना, वॉशरूम साफ करना। कोई नवा प्रेमी आके दरबार में उनसे पूछते, बाबा वसंत गोटे जी दरबार आशा उत्तर है या वसंत शाह के दिन ॿुधाए दे। वसंत शाह करे का पीर होना है भाई, जेको चौनन वो थी वेंदो आहे, जो बोलते वो हो जाता है। वसंत शाह कौन है? तो कभी ऐसा नहीं बोलते थे माँ वसंत शाह, क्योंकि उन्हें माँ थी ही नहीं। उनका एक ही था मुद्दा, जिन कई मामा सेवा मरी, जिन कई तू सेवा तरी। वो हमेशा यही थी, तू ही तू है, सब कुछ तू है सही, सब परमात्मा है, मेरा क्या है। तो उनको कोई पूछता था वसंत गोड के ना, तो बोलते जाओ देखो अंदर बैठे रहेंगे। अंदर जाके किसी सेवादारी से पूछ लिया तो बोलते थे बाबा जो बॉडी तो कटी, जो सफाई तो करी हुई, तो वसंत गोड थी। ये है हमारे वसंत गोड। आज की पीढ़ियां बस गाओ, खाओ, मौज करो, उन्हें लगती है दरबार ये है, पर एक्चुअली दरबार ये है एक बहुत बड़ी दरबार, जहाँ पे अपनी आशाएं पूरी होती है, जहाँ पे रातें जागने से, सेवाएं करने से मन की शांति तो मिलती ही मिलती है, पर शरीर की शांति भी मिलती है। मुझे ऐसे सिखाया गया है बाबा आत्माराम जी का, यदि शरीर में कहीं पीड़ा हो जाए तो दरबार में आके सेवा कर लो। सेवा कैसी? झाड़ू पहनो, पोछे मारो, सफाइयाँ करो। जितनी आप दरबार को चिमकाओगे उतना आपका शरीर चिमकेगा। जितनी सेवा, झाड़ू, पोछे, वॉशरूम साफ दरबार के साफ करोगे, आपके शरीर के अंदर की जो बीमारी है वो निकलती जाएगी। तो ये वो दरबार है, मतलब बोलते हैं ना एंटीबायोटिक दरबार है ये। तो यानी ये दरबार का ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान, यानी तब अखंड भारत
जब पाकिस्तान नहीं था, जब अखंड भारत था, हम अखंड भारत से आते हैं। ये जो पाकिस्तान वर्ड है नहीं बोलते हम, क्योंकि असा सिंधी आयो, असा शरणार्थी है, हम शरणार्थी है, हम अखंड भारत में रहने वाले हिंदू हैं। तो वहां से फिर विभाजन के समय पे दरबार साहब फिर उल्लासनगर तक दरबार साहब का सफर कैसा रहा है? जैसे उल्लासनगर साईं जी, साईं चेतन राम जी, साईं वसंत गोड साहब के सुपुत्र साईं अमरदास के सुपुत्र साईं चेतन राम जी, जो चौथी पातशाही हुए। पहली पातशाही बाबा पारू शाह, हमारे सबके गुरु, सुप्रीम लीडर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद साईं वसंत शाह दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही साईं अमरदास, साईं वसंत शाह के सुपुत्र, चौथी पातशाही साईं चेतन राम। ये साईं चेतन राम के टाइम की बात है, जब ही पार्टीशन हुई। साईं चेतन राम के दो भ्राता, साईं गोपाराम और साईं सुखराम दास। फैमिली बहुत बड़ी थी, तो माहौल दिनों दिन वहाँ पे खराब होते जा रहा था। हिंदुओं को पकड़ के कन्वर्ट करना, पीटना, मार देना, डर इंसान को होता है। तब साईं चेतन राम जी के दोनों भ्राता, साईं गोपाराम, साईं सुखराम दास जी के मन में भाव हुआ, भाई हमें अभी पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, अभी हमें हिंदुस्तान में जाना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई के आगे, साईं चेतन राम जी के आगे विनती रखी। साईं चेतन राम जी बोला, हमारा हुक्म अब तक नहीं हुआ है चलने का, आप लोग जाइए, आपका हुक्म हो गया है। वो दोनों भ्राता पहले आ गए। कुछ साल, 1-2 साल के बाद साईं चेतन राम जी का हुक्म हुआ। मैं बताऊंगा साईं चेतन राम जी का हुक्म हुआ, ये भी बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे साईं चेतन राम जी का हुक्म हुआ, तो छोड़ना है ना भाई, ऐसा प्रॉपर्टी ना खड़ी नहीं सकता, हम प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकेंगे, ये तो सब यहाँ पे छोड़ना है। थोड़ा बहुत जो माल मिलकत थोड़ी बहुत थी वो उन्होंने ली। अभी सबसे बड़ी मिलकत हम लोग की क्या होती है? हमारे बड़े, हमारी मिलकत हुई हमारे बड़े, हमारे बड़ों का नाम। हम लोगों में एक आप देखे होगा कृष्णा जी, आज भी देवी साहब दरबार में जी, उल्लासनगर वाले एक देवी साहब बनी हुई है। देवी साहब का मतलब क्या है? देवी साहब में अंदर हमारे बड़े आज भी है। हम बड़ों के जो शरीर छोड़ते हैं, उनके फूल, उनके बॉडी के 5 पार्ट्स, हृदय का, नीज का, हाथों का कुछ पार्ट्स हम लोग बॉडी के, जैसे अग्नि संस्कार के बाद निकालते हैं हम लोग, जैसे गंगा में देने के लिए फूल हम जैसे बोलते हैं, वो 5 पार्ट्स हम लोग उसमें निकाल के एक डब्बी में रखते हैं, जिसको हम कलश कहते हैं। वो कलश आज भी देवी साहब में रखते हैं। हम उसे ये मानते हैं हमारे बड़े आज भी हमारे साथ है, वो आज भी यहाँ पे। जैसे वहां से निकल रहे थे, साईं चेतन राम साहब के मन में विचार आया, अभी तो हम दरबार छोड़ रहे हैं, पता नहीं है वापस कभी पाकिस्तान आना होगा, पता ही नहीं, क्योंकि अभी पार्टीशन हो गई, दोनों मुल्क अलग हो गए, पता नहीं ये स्थान रहेगा नहीं रहेगा। उनके मन में विचार आया, भाई मैं ये देवी साहब से उनके फूल निकालूंगा, फूल निकाल के मुझे जहाँ पे जाना होगा हिंदुस्तान में, वहां पे ये फूल रख के मैं अपनी दरबार बनाऊंगा, साईं की दरबार बनाएंगे। जैसे उन्होंने वो फूल निकालने के लिए देवी साहब खोली और वहां से फूल निकालने की कोशिश की, मतलब खोल के, जैसे उन्होंने जो सीमेंट से ब्लॉक था जैसे कवर किया होता, कवर खोला तो अंदर देखा तो कुछ था ही नहीं, वो कलश था ही नहीं। साईं जी हैरान हो गए, कलश नहीं था तो साईं के मायूस हो गए, थोड़ा आंखों में आंसू हो गया साईं चेतन जी के। वहां पे साईं जी को बाधा आया, वहां से आवाज आती है देवी साहब में से, आप टेंशन नहीं करो, यहाँ पे हम है, पर आप जहां पे जाओगे वहां पे भी आपके साथ हम चलेंगे। जब भी देखते हो ना, आज भी सिंध में, पाकिस्तान में आसाओं तक स्थान है जहाँ पे हम हर साल जाते हैं। साईं जी, इससे एक और प्रश्न ऐसा है कि आज पाकिस्तान को लेकर कई वीडियोस आती है हिंदू पे अत्याचार की। आप पाकिस्तान अभी हाल ही में आप जाकर भी आए, तो क्या परिस्थिति है वहाँ पर दरबार के श्रद्धालुओं की या हिंदुओं की? देखो, जो रहता है उसे ज़्यादा पता। हम जाते, हमें देखकर उनको इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, आप मान नहीं पाओगे। मतलब वो दीवाने हो जाते हैं हमारे, और हमें वहाँ पे बार बार जाने का मन होता है। क्योंकि देखो ना, मैं अभी दिसंबर में होके आया 2025 में, 2026 अभी हम मार्च में बैठे, अप्रैल में मैं फिर से जा रहा हूँ। तो मैं क्यों जा रहा हूँ? बड़ी बात हुए, अगर वहाँ पे प्यार नहीं हो, अगर वो परेशान हो, अगर वो डिस्टर्ब हो, तो मैं क्यों जाऊँ? वहाँ पे प्यार है, वो खुशहाल है। पर देखो हम लोग यहाँ पे आज मेजॉरिटी में हम हिंदू, वो हिंदू आज माइनॉरिटी में वहाँ पे। तो वहाँ पे रेशो मुस्लिम्स का ज्यादा है, हिंदू थोड़े है, पर प्यार बहुत है आपस में उनको। अभी गवर्नमेंट का वहाँ पे उनको क्या, गवर्नमेंट वहाँ का क्या करती है मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब मैं जाता हूँ मुझे अपने भक्तों से प्यार मिलता है, मेरा गवर्नमेंट से वहाँ पे ताल्लुकात ही नहीं है, कुछ मेरा कंसल्ट भी नहीं है उनके साथ। पर मुझे वहाँ पे जाने के बाद दरबार के श्रद्धालु से बहुत प्यार मिलता है, मैं यही कहूँगा।
दरबार साहब की हम बात कर रहे थे, तो दरबार साहब में उमास की रात मेले का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये उमास की रात क्या है और ये मेले का इतना महत्व क्यों है? उमास की रात वैसे तो कहते हैं काली रात, नो मून डे। उसमें कहते हैं, हमारे बड़े हमें बताते थे, मतलब हमने सुना है, हमारे बड़े नहीं, जैसे बड़े आपके बड़े होंगे या किसके ऐसे बड़े, भाई उमास रात को नहीं निकलो क्योंकि वहां पे भूत प्रेतों का साया रहता है। उमास रात को घर से नहीं निकलो, पहले ऐसे कहते थे। हमारे सही जो है फकीरन जी चाली उल्टी होंगी, फकीरों की उल्टी चाली होती है। हमारे सही उमास रात को ही ज्यादा मानते थे। बताते हैं साईं वसंत शाह, साईं पारू शाह उमास की रात के दिन भक्ति करते थे, क्योंकि बोलते ना ओडी मल असांजा पित्र, हमारे पित्र हमारे भरे उमास वाली रात के दिन धरती के नियर बाय में होते। उनको पूजने से, उस दिन इबादत करने से, उस दिन भक्ति करने से, पूरी रात जाग के वो भक्ति करने से हमारे पितर हमसे राजी होते। उमास रात का एक्चुअली महत्व हुआ है। हमारे साईं पारू शाह, साईं वसंत शाह, एक वहाँ पे दरगाह थी बेदिल बेकर्स की, वहाँ पे जाके इबादत करते थे, भक्ति करते थे पीरों फकीरों का। क्योंकि वो टाइम पे आपने भी क्या बोला, अखंड भारत, वो टाइम पे तो भेदभाव कुछ था ही नहीं ना, कौन मुस्लिम कौन हिंदू। तो बेदिल बेकर्स की दरगाह में जाके भक्ति करते थे, पूरी रात जाग के बैठते थे, सत्संग करना, भक्ति करना, गीत संगीत सब चलता था। साईं पारू शाह की बात बताते हैं, वहां पे एक रात उनकी तार परमात्मा से ऐसी जुड़ गई, बैठे बैठे साईं की तार जुड़ गई और साईं ब्रह्मलीन हो गए। साईं पारू शाह जी, जिनका फोटो नहीं, ब्रह्मलीन हो गए। तो वहां पे क्या हुआ ना, हिंदू और मुस्लिम्स का आपस में झगड़े हुए। अभी झगड़े क्यों हुए? क्योंकि साईं पारू शाह की दोस्ती पीरों फकीरों से बहुत थी। पीर फकीर मतलब मुस्लिम्स, उनसे बहुत दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। क्योंकि देखो ना, रूड वन करने के लिए अपनी कैटेगरी का लोग ही चाहिए होते हैं हमें। भाई मुख्य भी लगा तो बाबा मुझे कैटेगरी जो होगा वहां वहीं करेगा है, सीधी बात है। तो जो साईं पारू शाह इतने बड़े पीर फकीर, तो उनको रूड वन से, वो पीरों फकीरों से दोस्ती उनकी थी। पीर फकीर बोलते थे बाबा ये मुसलमान है, ये हमारा दोस्त है, ये पारू शाह है, इसको हम दफनाएंगे। हिंदू कह रहे थे साईं वसंत शाह जो गुरु है, साईं वसंत शाह के गुरु है साईं पारू शाह, ये हिंदू है, हम इसे अग्नि के संस्कार देंगे। ऐसे वहां पे बहुत झगड़ा हो गया। साईं वसंत शाह को बात पता चली, साईं वसंत शाह दौड़ते दौड़ते वो दरगाह में आके पहुंचे। बस उन्होंने विनती की साईं पारू शाह के शरीर के आगे, साईं पारू शाह जी के आगे, बाबा आप कृपा कीजिए, आपके मरने पे इतना झगड़ा हो रहा है और आप तो मर सकते ही नहीं हो, आप तो पीर हो, आप तो सुप्रीम हो, आप तो मर सकते ही नहीं हो, आप चलिए यहाँ से। विनती करने पे अपने हाथों से साईं वसंत शाह बांध लेके गए, बोला बाबा मैं बंगल करी आया वहां, मुझे अर्जी रखता होता जाएगा। वो विनती सुन के साईं पारू शाह जी वापस से उठ गए। इतिहास गवाह है, साईं पारू शाह जी वापस से उठ गए। उसके बाद पता नहीं साईं पारू शाह जी कभी ज्योति उस समय, कितने सालों के बाद उस समय, उनके उपलब्ध में साईं वसंत शाह जी ने वो उमास रात का मेला शुरुआत किया। भाई ये मेरे पारू शाह का दिन है, जिन्होंने अपने आप की को देके हमें निहाल कर दिया। आज भी कहते हैं उमास रात पे जो दरबार में जाग गया, जिसने पूरी रात बैठ के वहां पे भक्ति की, बोल के आपने सुना होगा पंजा उमास कहो, बहुत जन ऐसे है 5 उमास आके जागो आपका ये काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5 उमास क्यों 5 उमास? आप हो ही साईं के माइंड सेट कर लो, उमास रात जागने नहीं जाग पा रहे हो तो एटलीस्ट जाग के देवी साहब पे माथा टेक के आओ, आपका काम हो गया। तो ये वो दुआओं वाली रात है, हमारे बड़े उस दिन पे वहाँ पे होते हैं। इसके लिए उमास रात का मेला इतना प्राचीन मेला होता है। इसी बीच यहाँ दरबार में लोग अपने दुख लेके आते हैं, अपनी पीड़ा लेकर आते हैं और उनका वो, पर इसी बीच दरबार साहब से जुड़े कई मुद्दे सामने आ रहे थे, कई वीडियोस सामने आ रही है, जो अलग अलग प्रकार की वीडियो है। आप समझ सकते होंगे मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो उन सब को आप कैसे देखते हैं, वो चीज़ें क्या है? सर जी, कॉइंस 2 साइड होते हैं, खरा और बुरा, हेड्स और टेल्स। हम दरबार क्यों जाते हैं? आप दरबार क्यों आते हो? एज अ जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एज अ हम इंसान पूछ रहा हूँ, आप दरबार क्यों आते हो? काफ़ी शांति मिलती है, आशीर्वाद लेने आते हैं, दुआएं मांगने आते। मैं वहाँ पे दुआ क्यों करता हूँ? शांति मिलती है। मैं रोड़ी साहब क्यों जाता हूँ? ऐसे नहीं सिर्फ संगत से मिल जाता हूँ, मैं खुद को चार्ज करने जाता हूँ। मैं जितना टाइम यहाँ पे आता हूँ तो समझो मेरी वो बैटरी लो हो जाती है, तो मुझे याद आती है अभी मेरे को वापस
रोडी साहब जाना है खुद को चार्ज करने के लिए, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे दरबार आते हैं खुद को चार्ज करने के लिए। तो खुद को चार्ज करने के टाइम पे शायद आप भी मोबाइल चार्ज करते रहोगे ना, तो नेट भी बंद करते रहोगे। मेरी आदत है मैं फोन चार्ज करने के टाइम पे डीएनडी कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं तो पूरा दिन बजेगी। तो जिस जगह पे मैं खुद को चार्ज कर रहा हूँ और उस जगह पे मैं डीएनडी पे फोन कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ और दूसरी बैठ के बातें सोच रहा हूँ, दुनिया की बातें देख रहा हूँ। तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी भक्ति में लीन होना चाहिए। हम दरबार जाते हैं खुद को चार्ज करने के लिए, भक्ति करने के लिए, हम वो ही करें। सराउंडिंग में क्या होता है, हम ज्यादा जितना सोचेंगे, ज्यादा जितना खुदेरेंगे, वो चीजें उतनी बढ़ती है ऑटोमेटिक। तो हम उसे खुदारना बंद कर देंगे तो वो चीजें भी कम हो जाएगी और हम खुद को पॉजिटिव भी करते जाएंगे। हम वो चीजों पे ध्यान नहीं देके और भक्ति पे ध्यान नहीं देते थे, हम खुद को भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो मैं चाहूँ पब्लिक को भी कहूंगा ये चीजों पे खुद को डाइवर्ट करो और हम दरबार क्यों जाते हैं, खुद को चार्ज करने के लिए खुद को चार्ज करते रहो, आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। साईं जी, उल्लासनगर सिंधी समाज सबसे ज़्यादा उल्लासनगर में रहता है। ऐसा एक समय पे उल्लासनगर उसके लिए प्रचलित था काफ़ी ज़्यादा। आज उल्लासनगर में उस समय जो महायात्रा निकलती थी वो विश्व की सबसे बड़ी महायात्रा होती थी, चाहे वो चेटी चंड हो, चालिया साहब का मेला हो। पर आज देखा जाए उल्लासनगर बीइंग द ऐसा शहर जहाँ सबसे ज़्यादा सिंधी रहते हैं, लेकिन हम अन्य शहरों में देखते हैं जैसे अजमेर हुआ, रायपुर हुआ, वहाँ पर ये जो धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो किस स्तर तक पहुँच चुके हैं। आज यहाँ पे भी महायात्रा की धूम मचती है, पर कहीं ना कहीं जितने सिंधी यहाँ पर रहते हैं और सिंधियों का शहर उल्लासनगर, तो हम कहीं ना कहीं ये जो बाहर के शहर है उन सब से पीछे नहीं होते जा रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है इसका, हम में, यहाँ के लोगों में, उल्लासनगर के लोगों में एकता नहीं है, भाईचारा कम हो गया है। मैं नहीं कहूँगा नहीं है, कम हो गया है। आज से 15, 16, 19 साल पहले शायद ये महायात्रा स्टार्ट हुई थी, 16 या 19 ईयर्स बिफोर। मतलब मेरे को याद है फर्स्ट ईयर में इतनी बड़ी सक्सेस उनको मिली थी। सेकेंड ईयर वो यात्रा के कहाँ से लोग आए थे दरबार पे भी, भाई क्यों आए हो भाई आज अचानक से, चेटी चांद तो हर एक जन अपने घर पे करता है। तो बता रहे थे सही वो जो तुम्हारे शहर में यात्रा निकल नहीं है ना, वो यात्रा निकल आए हो भाई, किए देख रहे शुरू अगे साल वाला सा फोटो वीडियो डेटा। वो टाइम में सोशल मीडिया आती नहीं थी, वो टाइम पे इतनी खुशी होती थी भाई लोग ये महायात्रा देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आज वो इतने सालों से महायात्रा कहाँ ना कहाँ पे सीमित हो गई। इतना सीमित होने के कारण दूसरे शहर जो देख के गए, जैसे कि आपने नाम लिया रायपुर, फलाना फलाना फलाना, दुनिया का कोई भी कोना देखो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम खोलोगे तो यही चीज कल से दिख रही है, क्योंकि कल चेटी चांद गया तो यही चीज दिख रही है भाई, महायात्रा यहाँ पे ऐसी निकली, ये शहर में ऐसी निकली। पर ये बार हमारा उल्लासनगर भी कम नहीं था, मैं बोलूंगा नो डाउट। बहुत साल बहुत सरलता से हुई चेटीचंद महायात्रा, पता नहीं क्यों, पर ये साल जो चेटीचंद महायात्रा के फाउंडर्स है थोड़ा जुड़े, काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ, खास करके नेताजी चौक पर निकली बहुत अच्छी, पर काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ नेताजी चौक पर। मैं उसके लिए चेटीचंद महायात्रा को भी थैंक्स करना चाहूंगा भाई। अगली बार, ये बार थोड़ा आप जुड़े हो, अगली बार अच्छे से जुड़ेंगे, अच्छे से बैठ के प्लान करेंगे तो फिर से एक बार सिंधियत का, एकता का झंडा जुड़ाना है हमें। शायद मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, जुड़ो, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। चेटी चंद जो मेलों का पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल मेला नहीं है। चालिया साहब का मेला कोई पॉलिटिकल मेला नहीं है। ये जो महायात्रा निकल रही है कोई पॉलिटिकल रैलियां नहीं निकल रही है। ऐसे नहीं समझो कि ये नेता वहां पे एक्टिव है तो उसने ये रैली निकाली है, नहीं, ये हम सिद्धियों की रैली है, ये हमारी रैली है, ये आप सबकी रैलिया है। तो ये साल तो हो गया, पर इधर टाइम में हमारे चालिया साहब का भी मेला है, मटकी मेला जो प्राचीन मेला निकलता है। मैं चाहता हूँ हमारे जवान, हमारे जो यंग जनरेशन है, हम सिंधियों से जुड़े। हम दूसरे कल्चर्स में जाते हैं, हम केदारनाथ भी चले जाते हैं, वैष्णो देवी भी चले जाते हैं, हम अमृतसर भी चले जाते हैं, वहाँ के रील्स भी डालते हैं, पर हम हर फ्राइडे को, हर चांद को चालीसा मंदिर में नहीं जाते। मैं चाहूँगा हर फ्राइडे
हर चांद वाले दिन पे हम यंग्स चालिये पे बहराना लेके आपस में ग्रुप बना के, मैं नहीं कहूँगा सब लोग साथ में निकलो, पर एटलीस्ट एक फ्रेंड्स सर्कल बना के 10-15 जन जो भी हम फ्रेंड सर्कल होता है, मूवी पे जैसे चले जाते हैं, धुरंधर देखने चले गए 4-5 दोस्त है, वैसे 4-5 दोस्त जो सबको मैं कह रहा हूँ, पर्टिकुलर एक जने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, हर फ्राइडे के दिन मत्था टेकने तो चालिये पे जा ही जाए, नियर बाय में जो भी चालिया मंदिर हो, पर हर चांद पे एक चालिया मंदिर पे बानाना साहब छोटा सा ही भले बना के जाए, जब हमारी एकता बढ़ेगी, जब हमें विश्वास आएगा हम सिंधी साथ में है। मेरा अगला प्रश्न ही ऐसा था कि हमारा जो यूथ है, आज यूथ के बीच में आपको ज़्यादा ही लोकप्रिय है, ऐसे तो आपको हर कोई मानता है, पर यूथ में भी छोटू साईं जी का क्रेज़ काफ़ी है। तो ये यूथ को हम कैसे सिंधी समाज से जोड़े, क्योंकि आज हमारा यूथ के पॉप सुनते सुनते कोरियन सीख गया, लेकिन वही अपनी मातृभाषा सिंधी नहीं सीख पाया। तो ये ट्रेंड हम चेंज कैसे करें? देखो, हमने तो बहुत कोशिश की है, इतने सारे भजन देके जाके पाकिस्तान से कितना नौ गानों खरीद आ जाऊं। देखो आपने ये देखा बाह में गरी राडोआ, क्योंकि हमें चाहिए वो चीज की, हम खुश है। देखो गाने का हमारे कल्चर से कुछ मतलब ही नहीं है, बाह में गरी राडोआ, गाड़ी पेंजी प्राडोआ, पैसोआ पैसोआ, इससे हमारा कल्चर क्या है? कुछ नहीं। पर खुशी एक चीज की है, सिंधी भाषा हमारे मुख पे है। हम चाहते हैं, बस ये बहुत सरल सा जरिया है सिंधियों को जोड़ने का, सिंधी लैंग्वेज। क्योंकि देखो ना, मैं अपनी बात करूं कृष्णा, मुझे सिंधी लिखने नहीं आती, दुख की बात है। लिपि सिंधी, यस, मुझे लिखने नहीं आती है सिंधी। मैं वो अभी सोचा है मैं सीखना स्टार्ट करूंगा, पर कम से कम मैं सिंधी में बात तो करता हूँ, कम से कम अपने बच्चों को सिंधी सिखा तो पाऊंगा। कम से कम सत्संग जब भी जहाँ पे प्रोग्राम पे जाते सत्संग करते सिंधी में ॻाल्हाईंदा था आहियूं, सिंधी में गाईंदा था आहियूं। अगर हम चीजें ये भी भूल गए, सिंधी बात करना भी भूल गए, तो सिंधी जीरो। इसकी पहचान क्या है? हमारा पहले पहचान थी जनेऊ चोटी, जन्या चोटी, हम सिंधियों की ये पहचान थी। पर हम चलो जन्या चोटी नहीं धारण कर रहे, सिंधी लिखना भूल गए, चलो वो भी ठीक है। मेरे को पता है, हम लोग, मेरे लिए मैंने बहुत बार से बुक लिया, सीखने की कोशिश की है, नहीं सीख पा रहा हूँ। क्योंकि देखो ना, बच्चे को कोई चीज दिमाग में डालना, हमारी एज वाले को कोई चीज दिमाग में डालना बहुत ज्यादा, ये एक थ्योरी भी है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही आप एक नई चीजें सीख सकते हो, उसके बाद आपका बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करता। हमें लगता है हम असा जो सियानो केर में, हमारी जो एज है ना, हमें ऐसे लगता है मैं तो सब सीखा हुआ, पर नहीं। इंसान जब तक सांस लेता है, जब तक उसको सीखना है। हमें ये अपनी आप की थियरी चेंज करनी है। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ मुझे सीखना है, तो और कुछ नहीं कहूँगा। जैसे मैंने ये पहले बात कर ली, लाल साईं ॾे वञूं, सिंधी दरबारुनि में वञूं, सिंधी आस्थाननि ते वञूं, सिंधी धर्मशालाओं में जाए, और कुछ नहीं कर पा रहे, सिंधी गाना सुनो। स्टेटस रखते हैं ना मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, रखो ना सिंधी स्टेटस। 18 स्टेटस है ध्यान रखो, पर एक सिंधी स्टेटस तो दिन में लाल साईं का फोटो रखो। और कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो करो। पूरे महीने में नहीं जाओ फ्राइडे को, नहीं हमें टाइम, पर एटलीस्ट महीने में एक बार चांद वाले दिन पे लाल साईं के मंदिर में तो जाओ। और कुछ नहीं, घर पे जब भी बैठे पंहिंजे वॾनि सां पंहिंजे नंढनि सां सिंधी में था ॻाल्हायूं। ये चीज भी कर ली ना, हमें सिंधी, असां सिंधियुनि खे लोॾो अची न सघंदो। अगर हमने ये चीज छोड़ दी, मैं लिख के दे रहा हूँ कृष्णा जी, आप कमिंग पीढ़ी, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, उनको सिंधी पता भी नहीं होगा क्या है। बस वो सिंधी हिस्ट्री में चले जाएगा। सिंधी हमें आज प्रण करना है, सिंधी में बात करनी है। बहिराणो साहब कीअं ठाहिबो आहे, उसकी पूजन कैसे करनी है, अपने बच्चों को सिखानी है। क्योंकि एक आदमी तब तक जिंदा होता है जब तक उसकी भाषा जिंदा होती है, भाषा के बिना अस्तित्व नहीं होता। मैंने क्या कहा, हम हिस्ट्री हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी अगर हम साईं जी, जिस प्रकार हमने सोशल इश्यूज ले लिए, तो एक उल्लासनगर में एक मेजर इशू है लेट नाइट वेडिंग्स का। यानी अगर 13 तारीख को किसी का रिसेप्शन का कार्ड आपको मिला है 9 बजे का, तो समझ के चलिए कि 14 तारीख को यानी रात को 12-1 बजे आपको रिसेप्शन पे जाना है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? बस एक महीना पहले शादियों की सीजन गई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, काफ़ी शादियाँ थी। फरवरी में मैं शादियों पे जा रहा था। फरवरी मंथ साईं पारूशाह जी का होता है, बसंत मंच दरबार में मेला चलता है, 20 ही दिन, 25 ही दिन, डेली रात को सत्संग होता है।
तो ऐसे हो रहा था, मैं रात को अगर 1 बजे सत्संग खत्म हो रहा था, मैं शादी पे जा रहा था, समझो वरब साइड कोई हॉल में शादी है, तो दरबार से 20 मिनट लगते पहुंचने में, 1:20 को मैं वहां पे पहुंचा, तो 1:20 को भी लड़का लड़की स्टेज पे नहीं चले हुए थे। आप समझ रहे हो, रात के 1:20, एक पीस। रात के 1:30 बजे अगर लड़का लड़की स्टेज पे नहीं है, एक आम रिसेप्शन, मैं नहीं कर रहा हूँ एक्सपेंसिव रिसेप्शन, एक आम रिसेप्शन पे खर्चा कितना होता है? 10 से 15 लाख जी। मिनिमम, हॉल का, खाने का, इवेंट का, उस पे समझो कपड़े, मेहमान, ताई, ये हो करके करोगे तो बहुत ज्यादा खर्चा है। 1:30 बजे लड़का लड़की स्टेज पे नहीं आया है, 2:30 बजे सन्नाटा हो जा रहा है, मतलब कितने घंटे की शादी? 1 घंटे की शादी। 1 घंटे की शादी में आप 15 से 20 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, क्या फायदा? मैं तो ये चीज से इतना खिलाफ हूं, या तो आप वेडिंग आज रख के कल रिसेप्शन रखो, 10 बजे हॉल में पहुंचो, और हॉल वालों का काम है लास्ट उल्लासनगर है, लास्ट कहूंगा मैं, 1 बजे लाइट टिप कर दो। वैसे तो 12 बजे होनी चाहिए, पर 1 बजे लाइट टिप कर दो। एक बार हॉल वाले ये लेंगे मुद्दा, तो शायद पब्लिक भी जागरूक होगी। कुछ समय पहले ये मुद्दा लिया भी गया था, बट फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। पैसों समझते हो? क्योंकि ये साईं जी एक चेन है, लेट नाइट वेडिंग्स, फिर देर रात बाहर रहना, फिर क्राइम बढ़ना, सब आपस में कनेक्टेड है। इसको आप कैसा देखते हैं? देखो ना, ये आपने मेरे सवाल का जवाब भी आपने दे दिया। जितना लेट होता है उतना क्राइम बढ़ता है। अभी देखो, हम वरब साइड जा रहे हैं, वो एक हाईवे है, सराउंडिंग्स में गांव है, रात को कोई समझो रिसेप्शन पे, आजकल तो सिद्धि रिसेप्शन पे ट्रेंड बन गया है, सब चलता है, मांस मदिरा सब चलता है, समझो कोई ड्रिंक करके बाहर निकल रहा है, हिलता डुलता, बोलते हैं ना, हिलते डुलते महापुरुष निकलते जो, और समझो किसी से भिड़ गए, वो एक जन दूसरे से भिड़ा, आग कैसे लग जाती है, फिर उसमें हमारे समाज पे आती है, सिंधन जी शादी हुई, हमें खुद को देखना है, हम किसी से झगड़ा क्यों करें, हम इतना लेट नाइट वहां से क्यों निकल रहे हैं? अगर हम जिसकी, जो बोलते हैं ना, देखो यजमान, मेहमान की बात नहीं कर रहा, जो यजमान, जो स्पॉन्सर है, जिसकी शादी है जिसके घर पे, उसका मुद्दा क्या होना चाहिए? बाबा 10 बजे का 9 बजे शादी का टाइम लिखा हुआ, 10 बजे लड़का लड़की स्टेज पे चाहिए, 12:30 तक मेरे को लड़के लड़की को स्टेज से उतारना है, खाना खिलाना है, 1 o'clock मेरे को हॉल खाली करना है। ये पहले तो हमारी जिम्मेदारी है, जैसे हमने बोल दिया। उसके बाद जिम्मेदारी है आप लोगों की, मीडिया की, इसको कैसे उठाना है। उसके बाद जिम्मेदारी है नेताओं की, उसके बाद जिम्मेदारी है हॉल वालों की, उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है सबकी। तो ये एक चेन है जिसको हम सबको समझना है। सिर्फ मैं बोलते रहूंगा तो लोग चले वो अच्छा, सिर्फ मीडिया बोलते रहेगी तो लोग बोलेंगे चले वो अच्छा। ऐसे हम सबको ये मुद्दा उठाना है, और ये सीरियस मुद्दा उठना चाहिए, इस पे सबको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। उल्लासनगर में जो न्यू सीजन शादी की आने वाली है अभी, उसमें एटलीस्ट 1 o'clock तक लाइट स्टिप होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद नहीं तो बहुत तकलीफ है। साईं जी, इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि आज के टाइम में देखा जा रहा है अर्ली डाइवोर्स, यानी इतना धूमधाम से शादी, और ऐसे कितने केसेस आए हैं कि 1 साल के अंदर डाइवोर्स, 6 महीने में डाइवोर्स। बहुत कम बोल रहे हो कृष्णा जी आप। हालांकि थोड़े दिन की ये सीजन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं कोई नहीं हॉल का नाम लूंगा, नहीं लोकेशन का नाम लूंगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे। लड़का लड़की हॉल में पहुंचे हैं, हॉल की गेट बंद हो गई है, यजमान तक आ गए हैं, सब वापस चले गए, शादी कैंसिल हो गई। मैं उल्लासनगर की बात कर रहा हूँ, आप 6 महीने के बाद डाइवोर्स की बात कर रहे हो ना। ऐसे केस भी आप मैंने सुने हैं। मुझे पर्सनल, ये सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं सोचो अगले साल वाली बात कर रहा हूँ। कार्ड आया है शादी कैंसिल, कार्ड आया है शादी कैंसिल, इवेंट्स हो गए हैं, तीसरी चीज जो समझो माता जी चौकी या डीजे या कॉकटेल हो गई है, रिसेप्शन कैंसिल। ये मुद्दा क्यों है? अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है मैं सही हूं, आपको लगता है आप सही हो। जब तक एक जन नहीं मुड़ता है, जब तक बात सीधी नहीं होती है। कहां ना कहां पे देखो, झगड़ा भी होता है तो कहां ना कहां पे एक जने को पहले शांत होना पड़ता है, 24 सेकंड जन शांत होता है ना। आज मैं ही नहीं समझूंगा, मैं ही कहूंगा मैं ही राइट हूं। खास करके हमारी जो बच्चियां है, जल्दी से एडजस्ट करना नहीं सीखे, क्योंकि उनका भी दोष नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक चीज की आप
पहले हमारा जो कल्चर था, हमारी बहू बेटियां घर पे ही रहती थी एज अ हाउस वाइफ। आज हमारी बच्चियां डॉक्टर्स भी बन गई है, इंजीनियर्स भी बन गई है, एक अच्छी पोस्ट पे हमारी बच्चियां पहुंच रही है। तो उन्हें ऐसे लगता है हमें आजादी चाहिए। बिल्कुल आजादी उनकी आजादी है, बिल्कुल उनको आजादी होनी चाहिए। पर कहां ना कहां पे जो लड़के वाले हैं या उनके बड़े हैं, जो उनके बुजुर्ग है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? असांजी नुंहुं जी असांजे घर जो तरीको हुआ नहीं, एक दिन में तो कोई नहीं सीख पाता है, उसको टाइम लगता है। आप उसे स्पेस दीजिए। बड़ों का काम है बच्चों को अपना बच्चा समझना, बच्चों का काम है बड़ों को अपना बड़ा समझना। इसके लिए आप देखोगे ना, जब भी 7 फेरे होते हैं तो महाराष्ट्र में एक ही चीज समझाते हैं उनको, बच्चों को, आज के बाद ये तेरे माँ बाप नहीं, ये तेरे माँ बाप है, ऑपोजिट साइड के लिए। लड़कियों को खास करके ये समझना चाहिए, और आजकल लड़कियों को भी समझना चाहिए। छोटी छोटी बात फोन पे नहीं बताई जाती अपनी मम्मी को। वो चीज से जो आग निकलती है वो बढ़ती है। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैंने अपने घर की कंप्लेंट दी है, लड़की है, अपने ससुराल की कंप्लेंट दे दी है। उसकी माँ क्या बोलेगी? उसकी माँ को दर्द होगा, मुझे दिए कहीं तंग क्यों रही। अपनी बेटी को समझाना है, बेटा मैंने तेरे को कह रही हूँ सर, पर तरीके से चला, तू अपने तरीके से उनको समझा। आज गुस्सा करेगी तो बात खराब होगी। गुस्सा करने से पहले खुद को काम कर, फिर कल उनको बोल। ऐसे रिलेशन आगे मेंटेन बढ़ सकता है। पर हमें आज वो अंडरस्टैंड नहीं है। नहीं मैं समझता हूँ, नहीं सामने वाला समझ रहा है। तब अगर मैं समझदार रहूंगा तो सामने वाला होशियार होगा, अगर मैं ही मूर्ख रहूंगा तो ये डाइवोर्स और बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे शायद कंट्रोल होना चाहिए हम बड़ों का। असां पंहिंजी धीअ ॾिनी, धी मत कन्यादान दिया मतलब क्या होता है? मैंने अपने घर का एक सोने का टुकड़ा किसी को दिया, ऐसा नहीं किसको मार खाने के लिए दिया, नहीं दिया, उसको वो तरीके से दिया। उन लोगों का काम है, लड़कों वालों का काम है वो सोन लगे सोन समझे। समझ रहे हो? तो मैं दोनों साइड वाली बातों को यही कहना चाहूंगा, अंडरस्टैंडिंग रखो, खास करके लड़के लड़कियों को। जो आजकल लव मैरिज होती है, पता चला कल ही टूट गई, आज हुई कल टूट गई। पहले तो इतना टाइम प्यार था, क्योंकि प्यार किस चीज का था? शादी से पहले आईफोन लेके देना, बड़ी बड़ी बातें बताना, मुझे ये बंगलो, मुझे ये धंधा, मुझे ये, झूठ बोलना। और शादी के बाद तो असलियत पता चल जाती है, लड़के के पास कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें पहले तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मेरे को लगता है शायद ये कम होगा डाइवोर्स वाला केस। जब तक तो नहीं होगा, जब तक हम क्लियर नहीं होंगे, जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे, जब तक नहीं होने वाला है। साईं जी, आज जीए साई डे भी है। साईं गुरमुखदास साहब के बारे में हमने भी काफ़ी कुछ सुना है, उनसे हम देख नहीं पाए, उनका दर्शन नहीं कर पाए, पर उनके बारे में सुना काफ़ी है। तो साईं गुरमुखदास जी साहब के बारे में आप कुछ बताइए, उन्हें आखिर हुआ क्या था? साईं गुरमुखदास जी जवेरी थे, जिन्हें हीरे की परख होती थी। उनका संगीत से इतना लगाव था, इतना लगाव था। आपने देखा होगा कृष्णा जी, आज से करीबन 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 30 साल पहले सोनू निगम फ्रेशर था, उसने सिंधी में गाना गाया। जोजो करके एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसने सिंधी में गाना गाया। सुरेश वाडकर जी आज भी है, उन्होंने सिंधी में गाना गाया। अनूप जलोड़ा जी। साईं जी का म्यूजिक से इतना प्यार था ना, कोई किसी बंदे को नहीं देगा। मैं तो उतना हो ही नहीं सकता है जितना उन्हें प्यार था। जिन्होंने जेके जे शइ सां वधीक प्यार हूंदो न, उन शइ मां तकलीफ़ूं वधीक है। साईं जी को शायद थ्रॉट कैंसर हो गई थी, उसकी वजह से साईं जी 1 साल नाचाक रहे। जैसे अभी आपने देखा भी होगा, मैंने वो दर्द दिया ॿुधो ॿुधायां एआई सॉन्ग में, फर्स्ट एआई सॉन्ग जो मैंने लास्ट ईयर निकाला। तो साईं जी को बहुत पीड़ा थी 1-1.5 साल के लिए, पर बोलते ना वो खुद वसन गोड़ थे। साईं गुरमुखदास जी खुद वसन गोड़ का रूप थे। बस कैसे उनको तकलीफ आई, कैसे तकलीफ ठीक हो गई, और कैसे वो वापस ज्योति ज्योत समा गए, कुछ पता भी नहीं चला। पर कहते हैं ना, हम अपने बड़ों को 12 दिन 15 दिन 1 साल याद करते हैं, पर साईं गुरमुखदास को 26 साल हो गए। कृष्ण 2000 में साईं ज्योति ज्योत समाया, 2026 चल रहा है। 26 साल के बाद भी ऐसे लगता है बस ये आजकल की बात है। आजकल में साईं ने शरीर छोड़ा है, और लगता ही नहीं शरीर छोड़ा। आज भी ऐसे लगता है साईं साथ में है, साईं गुरमुखदास हुआ है।
साईं उस समय तो आपकी उम्र भी काफ़ी कम होगी, उस समय अपने आप को कैसे संभाला था? 13 साल था मैं। 13 साल में आजकल के बच्चे होशियार है। 13 साल में हमारी एज के टाइम पे 13 साल में तो हमको अक्ल भी नहीं था। तो एक वो ना किसको देख के रोना तो रोना आ जाता था, पर कोई बता रहा था साईं छोड़ के गया तो रोना आ रहा था, पर वो याद भी क्या था क्या नहीं था पता ही नहीं, ब्लैंक था। पर हाँ हमेशा वाला साईं आत्माराम ने, मेरे दोस्त, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भगवान साईं आत्माराम। मतलब उन्होंने कभी साईं गुरमुखदास की कमी महसूस ही नहीं होने दी। इतना उन्होंने संभाला। मतलब लिटरली वो ऐसे मिलते थे जैसे कोई हम उम्र का दोस्त कैसे किसको मिलता है। जब भी उनके पास जाओ पाओ पड़ो तो सीधा से वो गले से लगाना, टाइट पकड़ना, जैसे एक फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं वैसे वो हम लोग के साथ चलते थे। तो मैं साईं गुरमुखदास की उन्होंने कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। साईं जैसे श्रद्धालु आपके पास आते हैं अपना दुख लेकर, कभी आप भी उदास होते होंगे, आप किसके पास ही अपना दुख लेके जाते हर पल, हर पल हमारे सद्गुरुओं का हमारे ऊपर बहुत अपार आशीर्वाद है। साईं पारू शाह, साईं वसंत शाह, साईं अमरदास, साईं मूलाराम, साईं चेतन राम, साईं रूपाराम, साईं सुखराम दास, साईं आत्माराम, साईं गुरमुखदास, साईं परमानंद। अपार कृपा है, अपार कृपा। मतलब मैं बोलता हूँ ना, दुख आने से पहले ही कोई ना कोई चीज का हल निकाल देते हो, तो एहसास तक नहीं होता है दुख है। पर मैं तो कहता हूँ दुख होना चाहिए। साईं गुरमुखदास जी का एक श्लोक था, हमेशा वो बोलते थे, चाहे रखियो खुशी में, चाहे रखियो खुशी में मजेदार यार गमा, चाहे रखियो खुशी में मजेदार यार गमा, खुशी आहे अचरी वंजनी। खुशी तो ऐसी चीज है ना, कभी आपकी कभी मेरी। खुशी आहे अचरी वंजनी, वफादार यार गमा। गम हमेशा वफादार होता है, आपके पास हमेशा अंदर होता है। और गुलबानी में भी कहा गया है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। तो दुख ऐसी चीज है ना जो हमें परमात्मा से मिलाती है, हमारे सदगुरुओं से मिलाती है। तब मैं तो चाहता हूँ दुख आते रहे आते रहे आते रहे, उतना ही हम अपने साईं से मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे। बिल्कुल साईं जी, आज भी साईं जी की आशीर्वाद हमारे पे भी है और आप पर भी बिल्कुल बनी हुई है। और साईं जी एक क्वेश्चन जो है सबके मन में रहता है, आपकी अनुमति हो तो मैं भी वो पूछ लूँ, साईं छोटू राम साहब जी शादी कब करेंगे? 2026 चल रहा है शायद ना, 6 साल हो गए मुझे एंगेज करके। एक रिकॉर्ड है मेरे को लगता है। मैं पाकिस्तान जाता था तो वहाँ पे ट्रेंड था 2004 में, जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गया साईं आत्माराम जी के साथ, उधर का ट्रेंड था इंसान 6-6, 7-7 साल एंगेज करके बैठते थे। तब मैं उनके ऊपर हंसता था, चले मंग जाऊँ 6 महीने में शादी थी दिया, मैं उनके ऊपर हंसता था। मैंने आपको पहले क्या कहा, आशा उत्तर है, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो। तो मुझे अभी महसूस हो रहा है आपके साथ बात करते करते, शायद ऐसा तो नहीं था, मैं उनके ऊपर हंसता था, आज ये पीरियड है, पर ऐसा नहीं है कुछ, मेरे ऊपर साईं की बहुत कृपा है। और कृष्णा, मेरे साईं गुरमुखदास चाहेंगे तो 2026 में भी हो सकती है, मेरे साईं गुरमुखदास चाहेंगे तो 2027 में भी हो सकती है। मेरे साईं गुरमुखदास जब चाहेंगे, जब भी वो चाहेंगे, उनका हुक्म होना उस दिन पे मुहूर्त निकलना। साईं जी अभी एक रैपिड फायर छोटा सा हम खेलेंगे, रैपिड फायर राउंड। एक वर्ड मैं आपको दूंगा, उसको रिलेटेड आपको जो मन में है आप वो बताइएगा। साईं वसंत शाह साहब। मेरे भगवान, मेरे खुद खुदा, मेरे सब कुछ। उल्लासनगर। मेरा प्यार। देवेंद्र फडणवीस। पॉलिटिकल गाइडेंस। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। मेरे बहुत प्रिय मित्र। राजनीति। नॉट माय कप ऑफ टी। समाज सेवा। बहुत अच्छे से करनी है। बहुत अच्छा था साईं जी। एंड में युवाओं को, शहर की जनता को आप कुछ खास संदेश आपकी तरफ से? बिल्कुल, जैसे कि काफ़ी मुद्दा आज कृष्णा जी और मेरे में चला, शहर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, दरबार के लिए, सिंधियत के लिए। मैं अपने यंग पीढ़ी से एक ही चीज़ कहूँगा, पॉलिटिक्स में भी जुड़ो, सिंधियत से भी जुड़ो, शहर के लिए, शहर के हद में भी जाओ, शहर से प्यार भी करो। क्योंकि देखो ना, आपकी पहचान ही आपका शहर है। तो पॉलिटिक्स में जुड़ने के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जुड़े रहोगे तो आपको नॉलेज आएगा आगे हमको क्या करना है, किसे वोट देना है।
शहर से प्यार करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी पहचान है, मुद्दों पे रहो। और खास करके मार्च महीने में चल रहे हैं, हर साल मार्च में यंग्स की तो सत्यानाश होती है, बराबर है ना। मोबाइल पे जो मैं बोलता हूँ आईपीएल जो चलती रहती है, तो प्लीज आईपीएल टीवी पे देखो, मोबाइल्स पे नहीं देखो। आप समझ सकते हो मोबाइल्स में मतलब क्या कहना जी चाहता हूँ। ये चीजों से साइड रहो, क्योंकि हमारी पीढ़ी वहां पे बहुत ज्यादा घुस रही है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट जो है, व्यूअर्स देख रहे हैं, यंग पीढ़ी खास करके, यही रिक्वेस्ट है, मस्त रहो, मजे में रहो, बड़ों की आज्ञा में रहो, संतों की सेवा में रहो। जय जय वसंत गुप्त, जय जय पातशाह, जय झूलेलाल। थैंक यू साईं जी, इट वॉज एन ऑनर आप हमारे साथ आए। थैंक यू तो आप नहीं बोलो कृष्णा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे छोटे भाई हो। आप कभी थैंक यू मेरे को नहीं बोला कर, क्योंकि आपसे प्रीति हुआ है, आपसे मेरा प्यार ही हुआ है। और ये मेरा घर है, धनुष दिदारी मेरा खुद का घर है, और खास करके कृष्णा तो मेरा भाई है। थैंक यू, धन्यवाद।